हाय एंड वेलकम। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एपिसोड 9 ऑफ आस्क डॉक्टर देवाशीष। ये वो सीरीज़ है जिससे हम बहुत सारे पेशेंट्स के बहुत सारे सवाल क्वेरीज़ को आंसर करते हैं और कोशिश करते हैं कि जितने भी सवाल लोगों के हैं उसमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण और जितने ज़्यादा से ज़्यादा सवाल हैं उनके जवाब हम दे पाएँ। तो आज स्टार्ट करते हैं आज के पहले सवाल से। पहला सवाल पूछा है मिस्टर एस सिंह जी ने। उन्होंने कहा है कि उनको L5-S1 में स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस है, ज़्यादा दर्द नहीं रहता लेकिन उनको हमेशा बेल्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए L5-S1 स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस बहुत ही कॉमन दिक्कत है एस सिंह जी, और इस दिक्कत के लिए हमें ये देखना होता है कि पेशेंट को कितने सिम्टम्स हैं। यदि आप बेल्ट से काम चला पा रहे हैं, यदि आपको ज़्यादा पेन नहीं रहता, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी इलाज स्पेशली करने की ज़रूरत है। हाँ, आप स्पाइनल एक्सटेंशन एक्सरसाइजेज और स्पाइनल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज कर सकते हैं जिससे कि ये दिक्कत फ्यूचर में और भी कम हो जाएगी। स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको सर्जरी की ज़रूरत है, और ये भी बिल्कुल भी नहीं है कि आपको सर्जरी की ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी। डिपेंड करता है आपके सिम्टम्स कितने हैं। यदि सिम्टम्स कम हैं या ना के बराबर हैं तो आपको किसी भी तरह के इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एडवाइस करता हूं कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज और नॉर्मल लाइफस्टाइल मेंटेन करनी चाहिए, और जब ज़्यादा दिक्कत हो तो बेल्ट का सहारा आप ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नेक्स्ट सवाल एक यूट्यूब यूज़र ने पूछा है कि उनको 5 महीने से कमर में दर्द है और लेग में भी पेन है, लेकिन उनके MRI में कोई भी कंप्रेशन नहीं दिखाई दे रहा। ऐसा क्यों हो रहा है वो जानना चाहते हैं। तो देखिए, अगर आपके MRI में कोई भी सिम्टम नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं है या आपको ये प्रॉब्लम रियलिटी में नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही मानिए कि अगर आप किसी गाड़ी की फ़ोटो खींचें और उस गाड़ी को आप चलाकर देखें तो दो अलग अलग बातें होंगी। कभी कभी कोई चीज़ फ़ोटो में बहुत अच्छी दिखाई देती है लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो कार स्टार्ट हो जाए। बिल्कुल वैसे ही कि अगर आपका MRI बढ़िया दिख रहा है, इसका मतलब है आपकी जो स्पाइन की हमने फ़ोटो खींची है वो बहुत अच्छी है, लेकिन वो उसका फंक्शन में कुछ प्रॉब्लम है। ऐसे केसेस में कुछ तरह की स्टडीज़ होती हैं, जैसे कि नर्व कंडक्शन स्टडीज़, EMG स्टडीज़ और कुछ चीज़ें होती हैं, वो टेस्ट किए जा सकते हैं, और इसके स्पेशलिस्ट होते हैं न्यूरोलॉजिस्ट। तो आप अपने नज़दीकी न्यूरोलॉजिस्ट से इस बारे में संपर्क साध सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नेक्स्ट सवाल योगेश पांडे जी ने पूछा है। उन्होंने ये पूछा है कि उनके L5-S1 डिस्क में बल्ज आ गया है और डॉक्टर साहब ने, उनके जो डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने उनको सलाह दी है ऑपरेशन की। तो वो ये जानना चाहते हैं कि सर्जरी के बाद क्या वो वेट उठा सकते हैं और आगे की तरफ झुक सकते हैं। देखिए योगेश जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सर्जरी के बाद आप कभी भी वेट नहीं उठा पाएंगे या आगे नहीं झुक पाएंगे, लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जब भी एंडोस्कोपिक सर्जरी की जाती है या माइक्रोस्कोपिक सर्जरी की जाती है, हम अपने मरीज़ों को एडवाइस करते हैं कि कम से कम 12 हफ्ते तक वो आगे ना झुकें और वज़न ना उठाएं। ऐसा करने से जो रिकरेंट हर्निएशन का चांस होता है या फिर से डिस्क बाहर आ जाने का चांस होता है, वो बहुत ही कम हो जाता है या मिनिमाइज हो जाता है। इसलिए कुछ दिनों के लिए इस तरह की हिदायतें या रेस्ट्रिक्शंस पेशेंट को दी जाती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप वज़न नहीं उठा सकते या आगे नहीं झुक सकते। आशा करता हूँ मेरे सवाल से, आपके सवाल से जो मेरा जवाब है वो आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। धन्यवाद आपका। नेक्स्ट सवाल सुभाष यादव जी ने पूछा है। उन्होंने पूछा है कि उनको C5-C6 में माइलोपैथी है और उनको सर्जरी के लिए डॉक्टर एडवाइस दे रहे हैं, तो क्या ये सर्जरी करा सकते हैं? क्या ये सर्जरी एंडोस्कोपी माध्यम से हो सकती है, और क्या इस सर्जरी को ड्रिल करके करना पड़ता है? तो देखिए, कई तरह से सर्जरी को किया जाता है। जब आप सर्जरी को माइक्रोस्कोपिक तरीके से करते हैं तो फिर आप ड्रिल का सहारा लेते हैं। जब आप इसको एंडोस्कोपिक तरीके से करते हैं तो आपको ड्रिल का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये तो डिपेंड करेगा कि आपके डॉक्टर किस तरह से इलाज करना चाहते हैं, आपकी जो परेशानी है वो किस तरीके की है। आपकी अगर पैथोलॉजी छोटी है, खाली एक डिस्क की है, तो कई बार उसको हम एंडोस्कोप के माध्यम से भी ठीक कर सकते हैं। अगर आपकी परेशानी बहुत ज़्यादा है
तो उसको कभी कभी हमें ड्रिल, बर और इम्प्लांट का यूज़ भी करना पड़ सकता है। तो बेस्ट रहेगा इसके लिए आप अपने एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जन से मिलें, उनके साथ अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करें। तो मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि मेरे इन सवालों के जवाबों से आपको कुछ इंसाइट्स मिली होंगी, कुछ समझ में आया होगा और कुछ परेशानियों के हल हुए होंगे। अगर आपको लगता है ये हमारे जो वीडियोस हैं इनसे आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को दबाइए, जैसे कि कोई भी नए अपडेट्स जब भी हम डालें आपको वो हमेशा मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच।